नमो नमः बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत ये तो मनुष्य जाति यहाँ इस सूत्र तक कर चुके थे। इसके बाद का सूत्र देखते हैं। इसके बाद सूत्र आ रहा है उंगुत। ये देखिए, स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ, आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए। ये देखिए, यह सूत्र है उंगुत। अब यहाँ से उंग स्त्री प्रत्यय आरंभ हो रहा है बच्चों। इससे पीछे के सूत्रों में हमने गीप, गीश, साथ ही टाप और चाप स्त्री प्रत्यय देखें। अब यहाँ पर ये उंग प्रत्यय प्रारंभ हो रहा है। अब इस सूत्र में देखिए, यहाँ केवल दो ही पद हैं। इसमें एक है इसमें उंग और दूसरा है बच्चों इसमें उता। इसकी वृत्ति में देखते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाए। देखिए यहाँ उदंताद अर्थात उकारांत होना चाहिए। उत से क्या तात्पर्य बच्चों? उकारांत, ह्रस्व उकारांत शब्द होना चाहिए। उसके बाद आगे कह रहे हैं अयो उपधा अर्थात उसके उपधा में यकार नहीं होना चाहिए। उदंताद होना चाहिए, उसकी उपधा में यकार नहीं होना चाहिए। और साथ ही इसके बाद कह रहे हैं कि वह मनुष्य जातिवाची ने मनुष्य जाति का वाचक होना चाहिए। ऐसे शब्द से स्त्रियाम स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग हसयात कौन सा प्रत्यय होता है? ऊंग। स्त्रीलिंग में उसे बनाना है, स्त्रीत्व की विवक्षा है, तो वहां पर ऊंग प्रत्यय होगा। इससे आगे बच्चों उदाहरण दिया हुआ है कुरु, और उसके बाद बच्चों इसमें है, देखिए कुरु के बाद आगे जो उदाहरण दे रहे हैं, स्क्रीन आपको मैं एक साथ दिखा देती हूँ, इसमें उदाहरण भी हैं। देखिए उसके बाद उदाहरण इसमें है अधवर्यु ब्राह्मणी, यह उदाहरण है बच्चे इसमें। और एक उदाहरण दे रहे हैं कुरु, ये दो उदाहरण इसमें दिया हुआ है। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ उंग स्त्री प्रत्यय किन शब्दों से होता है? जो उदंत हो, जिनकी उपधा में यह नहीं हो, और जो दूसरा क्या है मनुष्य जातिवाचक हो। अर्थात इस सूत्र का अर्थ क्या हो गया? देखिए इसमें जिसकी उपधा में यकार न हो, अयुपद, यहाँ से इसको प्रारंभ करते हैं। जिसकी उपधा में यकार न हो ऐसे मनुष्य जातिवाची ने मनुष्य जातिवाचक उदंताद ह्रस्व उकारांत शब्द से स्त्रीलिंग करना है तो वहां उंग प्रत्यय होगा। इसका ये अर्थ है। तो यहाँ पर बच्चों अब इसमें क्या क्या कंडीशन होगी कि उसकी उपधा में यकार नहीं होना चाहिए, मनुष्य जातिवाचक होना चाहिए वह शब्द, और साथ ही कह दिया कि उदंत अर्थात उकारांत होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ उदंत हो गया। इसकी एक इसमें क्या कह रहे हैं? एक तो उदंत होना चाहिए, दूसरा इसमें क्या कह रहे हैं? अयुपद होना चाहिए, उपधा में यह नहीं होना चाहिए, तीसरा कह रहे मनुष्य जातिवाची न। ये तीन इसमें जो है मुख्यतः शर्त हैं। ये तीनों होंगी उस शब्द में, उस शब्द से यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीत्व करना है, तो वहां पर क्या उंग प्रत्यय होगा। तो बच्चों इसे और भी स्पष्ट रूप से जानते हैं इसके उदाहरण से। अब इसमें जो कुरु का जो उदाहरण दिया हुआ है, अब इसे देखते हैं कुरु उदाहरण से। अब यहाँ बच्चों इस उदाहरण को करने से पहले ये जो स्त्री प्रत्यय है इसमें से क्या शेष बचता है पहले उसे देख लेते हैं। इस उंग प्रत्यय में से देखिए यहाँ ये स्त्री प्रत्यय है उंग। इस प्रत्यय में से यह जो अंत में ग दिया हुआ है इसके हल्यंतम से इस संज्ञा तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। इसमें केवल शेष क्या बचेगा बच्चों? ऊ, दीर्घ ऊ ही इसमें शेष बचता है, यही इसमें शेष रहेगा। इस ग की संज्ञा होकर ये लोप हो जाएगा इसका। अर्थात जिस भी शब्द के साथ उंग प्रत्यय जोड़ा जाएगा वहां पर क्या जुड़ेगा? ऊ, उसमें दीर्घ ऊ जोड़ा जाएगा। जैसे गीप गीश हमने इससे पहले के, तो वहां पर हम क्या जोड़ रहे थे? ई। गीप और गीश में से क्या शेष बचता है? ई बचता है। इसी प्रकार से उंग प्रत्यय में से केवल शेष क्या बचेगा? ऊ इसमें। अब देखिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कुरु। अब जो कुरु है यह शब्द क्या है बच्चों? तस्य अपत्यम के अर्थ में बच्चों ये कुरु नान्यभ्योणय से तदित संज्ञकणय प्रत्यय होकर के स्त्रियाम, यहाँ क्या स्त्रियाम अवकुंति कुरुभ्यश्च से इसका लुक हो जाता है। और यह क्या है बच्चों? क्या शब्द है बच्चों? यह है मुख्यतः कुरु, कौरवों के वंश में उत्पन्न स्त्री कुरु। इसका क्या अर्थ है? जो कौरव के वंश में उत्पन्न है ऐसी स्त्री है। तो बच्चों यहाँ पर अब इस शब्द में देखिए, यह शब्द जो है ये देखिए यह है, ये शब्द कुरु है। और कुरु के साथ बच्चों यहाँ पर ये जो प्रत्यय है उंग, उंग प्रत्यय लगाया हुआ है। अब कुरु शब्द के साथ उंग प्रत्यय क्यों लगाया? क्या इसमें देखिए तीन कंडीशन है। सबसे पहले कह रहे हैं कि उकारांत होना चाहिए। कैसा? ह्रस्व उकारांत उदंतात। यहाँ देखिए इसमें ह्रस्व ऊ है, ह्रस्व उकारांत होना चाहिए। तो यहाँ पर ये शब्द क्या है? देखिए इसमें अंत में कुरु में ऊ क्या है? ह्रस्व उकारांत है।
दूसरा कह रहे हैं कि इसकी उपधा में, देखिए यहाँ सेकंड कंडीशन क्या थी बच्चों, इसमें उपधा में यकार नहीं होना चाहिए, तो यहाँ इसकी उपधा में यकार नहीं है, यहाँ तो रह है, यकार नहीं है। तीसरा कह रहे मनुष्य जातिवाचक, मनुष्य जातिवाचक होना चाहिए, तो ये मनुष्य जातिवाचक भी है। कुरु के वंश में उत्पन्न स्त्री, तो ये तीनों ही कंडीशन यहाँ पूरी हो रही है, इसलिए इस शब्द के साथ स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर उंग प्रत्यय किया गया। अब इसमें से देखिए उंग में से क्या शेष बचेगा बच्चों, इसका ऊ। अब यहाँ कुरु के साथ देखिए यहाँ कुरु, और इसमें जब यह ऊ प्रत्यय जोड़ा जाएगा बच्चों, यहाँ पर स्वर्ण दीर्घ करने से यह पद क्या बन जाएगा, कुरु। अब देखिए यह कुरु पद बनने के पश्चात बच्चों यहाँ अब प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लगाकर सकार को स शुरू से ऋत्व आदेश होगा, और उसके पश्चात बच्चों रेफ को अवसार में खर वसान्य विसर्जनीय से विसर्ग आदेश करने पर यह पद क्या बन जाएगा, इसमें कुरु। इस तरह से बच्चों यह पद इसमें सिद्ध हो जाएगा। तो यह क्या है बच्चों, इसमें प्रथमा का एक वचन का रूप है। उंग प्रत्यय लगने के पश्चात रूप क्या बनेगा, कुरु, और यह जो इसमें विसर्गे लगी है बच्चों, यह क्या प्रथमा का एक वचन का रूप है। सु इत्यादि विभक्ति लगाकर उसमें क्या है, ये विसर्गे लग जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कुरु। यही हमने इसमें सिद्ध करना था। अब इसके बाद देखिए बच्चों इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, यहाँ इसे आगे देखिए मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ। अब इसे यहाँ तक है बच्चों। अब इसमें कह रहे हैं अयोपधात किम, कि आपने ऐसा क्यों कहा कि उपधा में यकार नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न कर रहे हैं कि उपधा में यकार क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं, अध्वर्यु ब्राह्मणी। यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं आगे। अब यहाँ अध्वर्यु ब्राह्मणी अर्थात यजुर्वेद का अध्ययन करने वाली ब्राह्मणी, इसका क्या अर्थ है, जो यजुर्वेद का अध्ययन करती हैं ऐसी ब्राह्मणी। अब यहाँ बच्चों देखिए यदि सूत्र में यह पद नहीं दिया होता अयोपद, यदि ये नहीं कहा होता, इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है अयोपद कि उपधा में यकार नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं कहा होता तो यह सूत्र क्या करता, योपद और अयोपद दोनों प्रकार के शब्दों से उंग प्रत्यय कर देता। अर्थात यकार होगा तो भी यह उंग प्रत्यय कर देता, और यकार नहीं होता तो भी यह उंग प्रत्यय कर देता। दोनों ही प्रकार के शब्दों से, चाहे वो योपद हो अर्थात उसकी उपधा में यकार हो, चाहे वो अयोपद हो अर्थात उसकी उपधा में यकार ना हो। इसलिए बच्चों इस सूत्र के अंदर जो वृत्ति है इसमें क्या दिया हुआ है कि वह शब्द कैसा होना चाहिए, अयोपद होना चाहिए, उसकी उपधा में यकार नहीं होना चाहिए, इसलिए कह दिया। अन्यथा जो है दोनों ही प्रकार के शब्दों से, चाहे योपद हो या अयोपद हो, दोनों शब्दों से ही उंग प्रत्यय होता, और उसके पश्चात जो रूप बनता बच्चों है अध्वर्यु का क्या बन जाता, अध्वर्यु, दीर्घ लगने के पश्चात ही अनिष्ट रूप बन जाता बच्चों, इसलिए यहाँ पर अयोपद कहा गया। अब देखिए इसके उदाहरण से मैं आपको इसमें और स्पष्ट कर देती हूँ। यह पद क्या है, यहाँ पर अध्वर्यु, यह पद है अध्वर्यु, ये पद है बच्चों इसमें। अब इसमें देखिए इसके उपधा में यहाँ पर ये यह है, यकार दिया हुआ है। यकार होने के कारण बच्चों इसमें उंग प्रत्यय नहीं होगा, इसमें ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसमें उंग प्रत्यय नहीं होगा। ये जो अध्वर्यु जो शब्द बच्चों जातिवाचक है, लेकिन इसकी उपधा में यह जो यकार दिया हुआ है, इसके कारण यहाँ पर स्थित की विवक्षा में इस सूत्र के द्वारा अर्थात उंगुत सूत्र के द्वारा यहाँ पर उंग प्रत्यय नहीं होगा। तो स्त्रीलिंग में भी ये क्या है, अध्वर्यु ही रहेगा, पुल्लिंग की तरह ही अध्वर्यु ही रूप रहता है। और इसमें जो है प्रथमा के एक वचन में यहाँ विसर्गे भी आप देखेंगे, तो यह स्त्रीलिंग में भी कैसा बनता है, ये स्त्रीलिंग में भी अध्वर्यु ही रहता है, पुल्लिंग में भी अध्वर्यु ही रहता है, क्योंकि इसमें यकार है इसलिए यहाँ उंग प्रत्यय नहीं हुआ। अब इससे आगे का सूत्र देखते हैं बच्चों। इससे आगे का सूत्र देखिए पंगोष्ठ, यह सूत्र है। अब यह सूत्र क्या कह रहा है, पंगोष्ठ अर्थात पंगु शब्द से भी क्या होगा, उंग प्रत्यय होगा। अब देखिए इस ऊपर का जो सूत्र हमने किया है अभी, उसमें क्या था, उस सूत्र में उकारांत कहा, साथ ही देखिए आप इस सूत्र में यहाँ उकारांत कहा, पंगु जो शब्द इसके बाद हमने जो अभी सूत्र देखा उसमें पंगु शब्द भी तो उकारांत ही है। दूसरा पंगु शब्द में कह रहे हैं कि अयोपद होना चाहिए, उसके उपधा में यकार भी नहीं है पंगु शब्द में, मनुष्य जातिवाची ने, लेकिन पंगु जो शब्द है वह मनुष्य जातिवाचक नहीं है। ये तीन कंडीशन में से बच्चों एक ही है, मनुष्य जातिवाचक, वहाँ कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसलिए बच्चों अलग से यह सूत्र बनाना पड़ा, केवल पंगु शब्द के लिए यह सूत्र बना है। क्यों, क्योंकि इसका कारण क्या है बच्चों, क्योंकि यह पंगु जो शब्द है यह कैसा है, जातिवाचक नहीं है। तो
इस सूत्र का क्या अर्थ है कि पंगु शब्द से भी कौन सा प्रत्यय होगा? उंग। यहाँ पर च का क्या अर्थ है बच्चों? च से तात्पर्य इससे पूर्व में जो प्रत्यय चल रहा है उंग प्रत्यय। और पंगु से क्या अर्थ हो गया बच्चों? यहाँ पंगु शब्द, पंगु शब्द से भी होगा। तो बच्चों इस सूत्र को क्यों बनाया गया? क्योंकि पंगु जो शब्द है वह गुणवाचक है, जातिवाचक नहीं है। यदि जातिवाचक शब्द होता तो वह इससे पहले के सूत्र में ही आ जाता। यह गुणवाचक है, जातिवाचक नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ पर यह पंगोश अलग सूत्र बनाना पड़ा। अब देखते हैं इसका उदाहरण जो दिया हुआ है। इसका उदाहरण भी देखिए पंगु दिया हुआ है बच्चों इसमें। अब देखते हैं इसमें शब्द है पंगु, इसके साथ प्रत्यय कौन सा होगा बच्चों? उंग। अब उंग में से क्या बचेगा? ऊ। ये भी आप जानते हैं। अब यह जो शब्द है पंगु और इसमें उंग प्रत्यय का ऊ जब जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर ये स्वर्ण दीर्घ होकर के अर्थात अक स्वर्ण दीर्घ सूत्र से स्वर्ण दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा? पंगु। यह रूप बनेगा बच्चों। और इसके पश्चात यहाँ प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लगाकर उसके पश्चात बच्चों सकार को क्या हो जाएगा? रुत्व। और उसके पश्चात जो रुत्व है जो रह, उस रेफ को अवसान में विसर्ग आदेश होगा और यह शब्द क्या बन जाएगा? उसके पश्चात इसमें विसर्ग लग जाएंगे बच्चों। यह क्या बन जाएगा? पंगु। इस तरह से बच्चों यही उदाहरण हमने इसमें सिद्ध करना था। इसकी प्रक्रिया भी बच्चों मैं पहले बता चुकी हूँ प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में। आप देखेंगे उन सूत्रों को बार बार नहीं बता रही हूँ क्योंकि यह प्रक्रिया हमने इससे पहले के सूत्रों में काफ़ी बार कर ली है। तो अब इसमें प्रथमा के एक वचन में रूप क्या बन जाएगा? पंगु। और इसमें ये विसर्गे लग जाएंगे। उंग प्रत्यय लगने के पश्चात क्या बनाइए? पंगु। तो बच्चों इस सूत्र में एक वार्तिक और आ रहा है, आइए देखते हैं। वार्तिक है श्व शुरस्यु ओकार अकार लोपश्च। अब यह वार्तिक केवल श्वशुर शब्द के लिए बना है। यह वार्तिक क्या कह रहा है कि श्वशुर शब्द के उकार का, यहाँ संधि की हुई है बच्चों, तो ये यहाँ पर उकार आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? उकार। तो यहाँ शब्द के उकार का और उसके आकार का लोप हो जाता है। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं बच्चों इसको उदाहरण से। उदाहरण देखिए यहाँ दिया हुआ है श्वश्रु। श्वश्रु है बच्चों यह, इसका अर्थ क्या होता है? ससुर की पत्नी अर्थात सास। अब इसे उदाहरण से हम करते हैं, ये लेते हैं बच्चों इसमें। अब देखिए यहाँ ये उदाहरण, इसमें शब्द कौन सा है? स्वशुर। ये हमने यहाँ शब्द ले लिया बच्चों। अब ये शब्द है स्वशुर, यह शब्द है। अब यह वार्तिक क्या कहता है कि श्वशुर शब्द के उकार का और अकार का लोप हो जाएगा। साथ में क्या कह रहे? च। च से यहाँ तात्पर्य क्या है? इससे उंग प्रत्यय भी होगा, क्योंकि देखिए इस सूत्र से यहाँ उंग प्रत्यय इसमें पहले ही हो रहा है। तो वार्तिक में भी क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर इसमें उंग प्रत्यय। अब यहाँ श्वशुर शब्द से हमने इसके साथ उंग प्रत्यय किया, क्योंकि यह वार्तिक एक ही शब्द के लिए बना है। वह शब्द कौन सा होना चाहिए? स्वशुर। अब यहाँ पर श्वशुर शब्द है। अब यह वार्तिक इसमें उंग प्रत्यय का विधान कर रही है, हमने इसमें उंग प्रत्यय भी कर दिया है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है? उकार और अकार का लोप हो जाएगा। किसके उकार का होगा बच्चों? किसका आकार है यहाँ? श्वशुर शब्द के। अब देखिए इसमें जो उकार दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो आप ऊ देख रहे हैं बच्चों, इसमें ये ऊ क्या है? उकार। और इस र में जो अ मिला हुआ है बच्चों वो क्या है? अकार। तो यहाँ इन दोनों का लोप हो जाएगा। किसका? इस ऊ का, इसका लोप हो जाएगा। और इस र में से क्या हो जाएगा बच्चों? इसके ए का लोप हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा? ये श्व। अब हमने यहाँ से इस ऊ का लोप कर दिया। किससे हुआ बच्चों? इसी वार्तिक से ही लोप हुआ है बच्चों। ये वार्तिक दो कार्य कर रहा है, लोप भी कर रहा है, साथ में उंग प्रत्यय भी कर रहा है। लोप किसका कर रहा है? उकार का और अंतिम आकार का। आकार कौन सा बच्चों? सबसे अंत में जो आया हुआ है, अंतिम आकार का लोप कर रहा है। और साथ में ये उंग प्रत्यय भी कर रहा है। अब देखिए यहाँ इसको लिखते हैं, यह हो गया स्व। यहाँ पर जो है श्व, और इस श में से ऊ चला जाएगा बच्चों, क्या रह जाएगा यहाँ पर? श। इसमें ये क्या हो जाएगा? श। श कैसा हो जाएगा बच्चों? आधा, क्योंकि इसमें से क्या अब ऊ चला गया है तो ये आधा हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? र। र में से भी जो बच्चों ए चला जाएगा, अंतिम आकार का भी लोप हो जाएगा इस वार्तिक से। तो यहाँ पर भी ये र जो है कैसा हो जाएगा? आधा। अब बच्चों इसमें यह शेष रह गया। अब देखिए यहाँ पर
हु का लोप हो गया, र अर्थात इसके अंतिम जो अ है अकार उसका भी लोप हो गया। तो यहाँ पर ये शब्द क्या बन गया, श्वश्र। अब इसमें देखिए यहाँ पर उंग प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे बच्चों, ऊ। इस उंग में से क्या शेष बचता है, ऊ। यहाँ पर अब हम इसमें ऊ जोड़ेंगे। अब इसके बाद बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा, यह पद देखिए श्व श्रु, इस तरह से बच्चों यह पद बन जाएगा यहाँ। अब यहाँ देखिए यह पुयुगाद आख्याम से यहाँ पर गीश प्रत्यय का विधान हो रहा था बच्चों, उसका बाद करके इस वार्तिक के द्वारा क्या श्वशुर शब्द के इस वार्तिक के द्वारा हुआ है। क्यों, क्योंकि वार्तिक क्या कर रहा है, श्वशुर शब्द होना चाहिए और उसके उकार का और अकार का लोप हो जाएगा, यह कार्य कर रहा है, साथ में ही उंग प्रत्यय भी होगा। तो अब इसमें ये पद ये बन गया बच्चों श्वश्रु। अब प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में अब इसमें हम क्या लगाएंगे, सु प्रत्यय लगाएंगे बच्चों। तो सु प्रत्यय के सकार को रुत्व विसर्ग करने से यहाँ क्या प्रयोग सिद्ध होगा, श्वश्रु। यहाँ मैं इसे लिख देती हूँ। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद इसमें विसर्गें लग जाएंगी, यह पद इसमें सिद्ध हो जाएगा। जब इसमें रुत्व को विसर्ग करेंगे तो श्वश्रु इसमें यहाँ पर ये निष्पन्न हो जाएगा प्रयोग, और यही हमने इसमें सिद्ध करना था बच्चों, यही उदाहरण दिया हुआ था इसमें। तो बहुत ही सरल है बच्चों ये वार्तिक। यह केवल क्या था, श्वश्रु शब्द बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है यह, और किस शब्द से था ये, स्वशुर। इस शब्द के लिए इस वार्तिक का निर्माण करना पड़ा बच्चों। तो अब देखते हैं इसके आगे अगला सूत्र कौन सा आ रहा है। अब बच्चों यह जो सूत्र है ये क्या देखिए क्या है इसमें, उरुत्तर पदार्थ औपमेय। इस सूत्र में दो ही पद है, उरुत्तर पदार्थ और औपमेय। औपमेय से यहाँ पर क्या अर्थ है बच्चों इसका, उपमानवाचक। और उरुत्तर पदार्थ का क्या अर्थ है, उत्तर पद कैसा होना चाहिए जिसके अंत में उरु आता हो। इस सूत्र में ये दो ही कंडीशन है, एक जिसका पूर्व पद उपमानवाचक हो, दूसरा जिसका उत्तर पद उरु हो। देखिए यहाँ तक है उरुत्तर पदार्थ, इसके बाद उपमेय। अब इसकी वृत्ति में भी देखिए यहाँ नीचे लिखा उपमानवाची पूर्व पदम। अब इसमें ये सबसे पहले जो इसकी एक इस सूत्र में सबसे पहली शर्त क्या है कि पूर्व पद जो है ऐसा शब्द जिसका पूर्व पद क्या है, उपमानवाचक होना चाहिए, अपमेय अर्थ में होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं उरु उत्तर पदम, उत्तर पद में क्या होना चाहिए, उरु। यह है इसके बच्चों दूसरी कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर दूसरी शर्त क्या है कि उसके उत्तर पद में क्या होना चाहिए, उरु होना चाहिए, उरु शब्द होना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं कि यत प्रातिपदिकम, ऐसा जो प्रातिपदिक है, ऐसा जो शब्द है, तस्माद यदि उससे स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीत्व की विवक्षा करनी है, तो बच्चों कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, उंग प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर करभोरु, करभोरु इसमें उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण से हमें इस सूत्र को और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं बच्चों। देखते हैं इस उदाहरण में जो शब्द है क्या है, करभ, और क्या है बच्चों, उरु। इसमें दो शब्द हैं, करभ है और दूसरा क्या है बच्चों, इसमें उरु। करभ जो शब्द है बच्चों यह क्या है, उपमानवाचक है, और उरु कहाँ दिया हुआ है, उत्तर पद में। यह शब्द जो है क्या बना हुआ बच्चों, क्या निष्पन्न होता है इसमें, यहाँ करभोरु शब्द जो है वह कैसे बना है बच्चों, इसमें ये जो शब्द है बच्चों, मैं इसको पहले यहाँ लिख देती हूँ। ये पद क्या है, करभोरु। देखिए यह शब्द है, इस शब्द के शुरू में बच्चों पूर्व पद में करभ है, अंत में उरु है। यह मैंने आपको अलग अलग करके भी दिखा दिया है। अब इसमें जो ये करभ है बच्चों उपमानवाचक है, उरु इसका उत्तर पद दिया हुआ है। अब ये क्या है बच्चों, यहाँ करभ औ और उरु औ, इस अलौकिक विग्रह वाला यह है, और यह अनेकम अन्य पदार्थी। इस सूत्र के द्वारा यहाँ बहुब्री समास है बच्चों यहाँ पर, और शब्द क्या निष्पन्न हुआ उसके पश्चात करभोरु। अब ये शब्द क्या है, करभोरु है। इस करभोरु में पूर्व पद क्या दिया है बच्चों, उपमानवाचक। अब इस सूत्र में जो है सबसे पहली शर्त क्या कहेगी कि पूर्व पद उपमानवाची होना चाहिए, तो यहाँ उपमानवाची है। अंत में कह रहे उत्तर पद क्या होना चाहिए उसका, उरु, तो अंत में भी है उरु उत्तर पद दिया हुआ है। ये मैंने आपको अलग अलग करके भी दिखा दिया। उरु क्या है, करभ के समान है यहाँ पर। तो बच्चों ऐसा जो शब्द होगा स्त्रीलिंग में यदि उसे ले जाना है, स्त्रीत्व की विवक्षा करनी है, तो उससे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, उंग, उंग प्रत्यय होगा। अब इसमें देखिए उंग का जो है क्या शेष बचेगा, ऊ, और यहाँ से ये शब्द क्या है बच्चों, करभोरु। जब इसमें ऊ जोड़ेंगे कैसे, अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के
और यहाँ पर ये ऊ इसमें जुड़ जाएगा और यह पद क्या बन जाएगा बच्चों, कर भोरू। इस तरह से यह पद बनेगा। यह जो पद बन गया, अब ये क्या है, कर भोरू। अब इस पद में बच्चों यहाँ पर क्या है, ये पद तो बन गया कर भोरू। अब यहाँ प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में जब हम इसमें सु इत्यादि उत्पत्ति करेंगे तो सकार को रुत्वादेश हो जाएगा और उसके बाद बच्चों रेफ को जब खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाएंगे तो यह पद क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, कर भोरू और उसके बाद ये विसर्ग। ये देखिए, यही हमने इसमें सिद्ध करना था, कर भोरू बन जाएगा। ये हमने इसमें ये सिद्ध कर दिया बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं इससे आगे के सूत्र में कौन सा आ रहा है, देखते हैं। अभी सभी सूत्र उंग प्रत्यय का विधान करने वाले हैं। अभी सूत्र में देखिए, सहित, शफ, लक्षण, वामादेश। अब इस सूत्र में यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं। कौन कौन से, सहित, शफ, लक्षण और वाम। और साथ ही दिया हुआ आदे, अर्थात आदे आदि से पूर्व पद। च से यहाँ क्या तात्पर्य है, उंग प्रत्यय का विधान होगा। यहाँ भी उंग प्रत्यय होगा क्योंकि पूर्व के सूत्र से जो है उंग प्रत्यय का ही विधान किया जा रहा था, तो यहाँ पर भी होगा। अब बच्चों इसमें पीछे के सूत्र से यहाँ अनुवृत्ति आ रही उरु की। उरु उत्तर पद में होना चाहिए। तो इस सूत्र का अर्थ क्या हो गया कि पूर्व पद के रूप में क्या होना चाहिए, या तो सहित हो, या शफ हो, या लक्षण हो, या वाम। इन चारों में से कोई भी एक शब्द हो और अंत में जो है उसमें उरु पद आता हो, तो उससे भी उंग प्रत्यय का विधान होगा। अब यहाँ पर ये 4 शब्दों के लिए बच्चों यह सूत्र है। और दूसरा कारण क्या है, यहाँ पर अन उपम्य अर्थम सूत्रम। यह सूत्र जो है अन उपम्य अर्थ में होगा, अर्थात यह उपमानवाचक नहीं है। इससे पूर्व के सूत्र से ही बच्चों ये तो उंग प्रत्यय हो जाता। इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि पीछे के सूत्र से केवल उपमानवाचक शब्द होना चाहिए पूर्व पद के रूप में, यह था। उरु पद तो बच्चों उसमें भी था। देखिए इसी पूर्व का सूत्र देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये था। अब इसमें उरु पद तो पीछे इसमें भी आ रहा था। जो भी उदाहरण देखिए आप, उरु है पीछे, लेकिन इससे जो पहले का शब्द था वो उपमानवाचक था। यहाँ पर यह कंडीशन थी। लेकिन इसमें बच्चों यहाँ सहित, शफ, लक्षण, वामादेश, इस सूत्र में यहाँ पर यह कंडीशन नहीं है। यहाँ कह रहे हैं वो उपमानवाचक नहीं भी होगा। तो क्या है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि वो उपमानवाचक ही होना चाहिए पूर्व पद। यहाँ क्या है, अनुपम्य अर्थ में, यानी यहाँ पर जो है उपमानवाचक नहीं है। इस सूत्र में केवल इतना ही अंतर है। अन्यथा यह उंग प्रत्यय तो बच्चों से पूर्ववर्ती सूत्र से ही हो जाता। इसकी आवश्यकता ही नहीं होती बच्चों। इसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि केवल उपमानवाचक पूर्व पद के रूप में हो और अंत में उरु पद दिया हो, तो उस सूत्र से हो रहा था। लेकिन जो ऐसे शब्द जिसमें अंत में उरु तो आ रहा है लेकिन पूर्व पद में उपमानवाचक नहीं है, तो उन शब्दों का कैसे स्त्रीलिंग में ले जाएंगे, उन शब्दों से कैसे स्थित होगा। उसके लिए बच्चों सूत्र बनाया और इसमें ये कहा कि अनुपम्य अर्थ में भी इस सूत्र के द्वारा इन 4 शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में उंग प्रत्यय का विधान होगा। तो इसको उदाहरणों से और भी स्पष्ट रूप में समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण इसमें आ रहा है सहितोरु, शफोरु, उसके बाद है लक्षणोरु और वामोरु। यहाँ 4 इसके उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहला हम लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है, उदाहरण है सहितोरु। अब इसमें बच्चों यहाँ पर ये पद क्या है, इसमें सहितोरु और इसके साथ उंग प्रत्यय। उंग में से बच्चों क्या बचेगा, उ, और यहाँ पर ये इसमें क्या है, ये सहितोरु। इस तरह से है बच्चों यहाँ पर ये। तो बच्चों यहाँ क्या है, इस सहितोरु, ये जो शब्द है इसमें सहित औ उरु औ, इस अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ से बहुब्री समास है बच्चों यहाँ पर। और बहुब्री समास में फिर सुप का लोप करके गुण करने से यह शब्द बना सहितोरु। अब देखिए यह सूत्र क्या कहता है कि पूर्व में क्या होना चाहिए, सहित पद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए सहित है इसमें शुरू में, उसके बाद अंत में कह रहे उरु उत्तर पद होना चाहिए, तो उरु भी इसमें दिया हुआ है। इसको मैं आपको और भी जो है खोल कर बता देती हूँ बच्चों। यहाँ पर ये क्या है, ये है सहित और इसके साथ बच्चों क्या है, ये बना है सहित और औ, और साथ में बच्चों इसमें है उरु औ। इनका है बच्चों ये समास।
इस अलौकिक विग्रह में हुआ है बच्चों समास। तो यहाँ पर जो मूलतः जो पद है संहित है और उरु है। तो इस तरह इन दोनों से बच्चों ये इसमें शब्द बना है। तो इसमें पूर्व पद क्या है संहित, अंत में क्या है उरु। ये मैंने आपको समझाने के लिए बच्चों इस तरह से दिखा दिया है। इस सूत्र की पहली कंडीशन क्या है कि शब्द क्या होना चाहिए संहित हो। यहाँ पर ये संहित भी इसमें दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है जो पीछे के सूत्र से आई है बच्चों के अंत में उरु पद होना चाहिए। तो यहाँ पर उरु पद भी है। ऐसे शब्दों से क्या होगा उंग प्रत्यय होगा। और ये जो है बच्चों यहाँ पर संहित जो है वो क्या है उपमान वाचक भी नहीं है। तो इस सूत्र के द्वारा बच्चों यहाँ पर उंग प्रत्यय किया, उंग का इसमें ऊ शेष बच गया। अब संहितोरु में जब ऊ जोड़ेंगे हम तो स्वर्ण दीर्घ करके बच्चों और यहाँ पर क्या बन जाएगा ये पद संहितोरु, ये बन जाएगा बच्चों। अब इसमें यहाँ प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में जब हम इसके साथ सु प्रत्यय लगाएंगे तो सु को फिर बच्चों क्या हो जाएगा सकार स करेंगे और स से बच्चों फिर इसके बाद क्या हो जाएगा रू और रू को फिर बच्चों विसर्गे हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये क्या बन जाएगा संहितोरु से ये पद इसमें क्या विसर्गे लग जाएंगी। ये क्या हो जाएगा संहितोरु। ये इस तरह से बच्चों ये इसमें हमने सिद्ध करना था। देखिए यही इसमें उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों इसमें आगे जो शफोरु है इसमें भी क्या है यहाँ इसका जो पूर्व जो पद है वो क्या है शफ है। अंत में क्या दिया हुआ है ये तो देखो निष्पन्न रूप है बच्चों। ये उंग प्रत्यय लगने के बाद में निष्पन्न रूप बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ। यह पद क्या है इसमें शफोरु और इसमें बच्चों ये उंग प्रत्यय जुड़ा हुआ। अब यह पद इसमें शुरू में शफ है, अंत में इसमें उरु उत्तर पद दिया हुआ है और इसमें ये शब्द जो है बच्चों ये उपमान वाचक भी नहीं है। तो ऐसे शब्द के साथ स्थितों की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होगा उंग। इसी प्रकार से बच्चों यही इसमें प्रक्रिया लगेगी। उंग का भी इसमें ऊ शेष बचेगा, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के यह पद क्या बन जाएगा यहाँ पर शफोरु, शफोरु बन जाएगा। और अंत में प्रथमा के एक वचन विवक्षा में जब हम इसमें विभक्ति लगाएंगे तो उसको भी ऋतु और फिर विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा शफोरु। इस प्रकार से विसर्ग लग जाएंगे और यह रूप इसमें सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके बाद आगे लक्षणोरु है। इसमें भी बच्चों क्या दिया हुआ देखिए इसमें जो पद दिया हुआ यहाँ पर यही लिख देती हूँ बच्चों इसे मैं। इसमें क्या है ये है लक्षणोरु और इसके साथ जमा में उंग। अब बच्चों इसमें भी क्या आगे लक्षण है पूर्व पद के रूप में क्या आगे लक्षण, ये लक्षण होना चाहिए। देखो यहाँ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में इसमें उत्तर पद क्या है उरु है और ये उपमानवाचक भी नहीं है। तो इससे क्या होगा उंग प्रत्यय का विधान होगा और इसी प्रक्रिया के द्वारा करते हुए क्या बन जाएगा बच्चों लक्षणोरु। और प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में उसमें फिर क्या है अंत में ऋतु को विसर्ग आदेश हो जाएगा, विसर्ग लग जाएंगे और क्या सिद्ध हो जाएगा लक्षणोरु। इसी प्रकार से ही बच्चों जैसे वाम जो इसमें दिया हुआ है वाम शब्द से भी ये इसमें क्या है वामोरु जो बना हुआ है निष्पन्न रूप, इसमें भी क्या है वामोरु में इसमें ये पद है वामोरु और इसके साथ प्रत्यय कौन सा है उंग, उंग इसमें प्रत्यय किया हुआ है। अब यह इसमें देखिए शब्द आगे पूर्व पद में क्या है वाम, अंत में क्या दिया हुआ है उरु। दोनों ही कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही हैं और वाम जो है यहाँ पर क्या है उपमानवाचक भी नहीं है, अनुपम्य अर्थ में है। तो ऐसे शब्द से स्थिति की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होगा उंग और इसी प्रक्रिया से बच्चों उंग का फिर क्या शेष बचेगा ऊ, इसमें से ऊ बचेगा और इस वामोरु में जब हम इसमें ये ऊ जोड़ेंगे अकस वर्ण दीर्घ से अर्थात स्वर्ण दीर्घ होकर के यहाँ पर ये पद क्या बन जाएगा बच्चों वामोरु ये बन जाएगा। और इसमें ये विसर्गे बच्चों फिर प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में जब हम सु प्रत्यय के सकार को ऋत्व और विसर्ग करेंगे उसके पश्चात बच्चों ये पद क्या बन जाएगा वामोरु। इस तरह से इसमें यह वामोरु भी सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चों अब इसके बाद चलते हैं इससे आगे के सूत्र पर। अब बच्चों यह जो सूत्र है यहाँ से अब देखिए अब यहाँ से गीन स्त्री प्रत्यारंभ हो रहा है। ये देखिए ये गीन स्त्री प्रत्यय इसमें यहाँ से आरंभ हो रहा है। इससे पहले हमने गीप किया गीश किया बच्चों, यहाँ से अब गीन। अब यह जो गीन जो प्रत्यय है बच्चों अब इसमें भी आप देखिए ये जो नय है बच्चों इसके हल्यंतम से संज्ञा होकर तत्सलोप से लोप हो जाएगा। और इसमें बच्चों जो ये आगे जो है ये ग दिया हुआ है बच्चों इसके लश को तदित से संज्ञा तत्सलोप से लोप हो जाएगा। इसमें केवल शेष क्या रहता है बच्चों इसका भी ई ही शेष रहता है। इसकी क्या हो जाएगी हल्यंतम से संज्ञा और इसकी बच्चों लश्क व तदिते से हो जाएगी। और जिसकी संज्ञा होती है उसका क्या तत्सलोप से लोप हो जाता है। लोप होने के पश्चात बच्चों इसमें क्या शेष रह जाएगा ये ई ही इसमें शेष बचेगा। अर्थात जहां जिस शब्द के साथ गीन प्रत्यय जोड़ा जाएगा वहां पर क्या जुड़ेगा ई।
दीर्घ ई उसमें जोड़ी जाएगी। अब देखते हैं इस सूत्र में क्या दिया हुआ है आगे। यहाँ पद है बच्चों, यहाँ पर क्या है, शारंग्रव आधि, यह गण है बच्चे, शारंग्रव आधि गण पाठ में जो शब्द पढ़े गए उनसे, और साथ ही क्या कह रहे हैं, अयं प्रत्यांत जो शब्द है उनसे स्त्रीत्व करना है, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, गीन प्रत्यय आएगा। तो इस सूत्र में बच्चों यहाँ दो ही मुख्यतः यहाँ शर्तें कही गई हैं, दो ही इसमें कंडीशन है। एक तो शारंग्रवादी गणपाठ में पठित होना चाहिए वह शब्द। अब यहाँ देखते हैं ये क्या आ रहा है, शारंग्रवादी क्या है बच्चों, ये गण है, गण पाठ में पठित शब्द हो। उसके बाद बच्चों इससे क्या विधान कर रहे हैं यहाँ, इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए, अयं प्रत्यांत, अयं प्रत्यांत होना चाहिए। और यहाँ गणपाठ कौन सा है बच्चों, ये शारंग्रव, ये गणपाठ है। अब देखिए इसमें इस सूत्र का अब अर्थ क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर देखिए कि शारंग्रव आदि गण पठित शब्द से तथा क्या कह रहे हैं आगे, अयं प्रत्यांत का जो अकार जातिवाचक जो शब्द है उससे। अब अयं प्रत्यय जिसके अंत में होगा वह अकार तो होगा ही बच्चों, ऐसा जो जातिवाचक जो प्रातिपदिक है उससे क्या, स्थित्व की विवक्षा में गीन प्रत्यय का विधान होगा। यह देखिए इसकी वृत्ति में भी लिखा हुआ है, शारंग्रव आधो अयो यो अकारस तदंतात च जातिवाचिनो गीन स्यात्, कि शारंग्रवादी गण में पठित जो शब्द हैं वो, और जो अयं प्रत्यांत शब्द हैं वो, अयं प्रत्यांत कैसा होगा, अकार होगा, जिसके अंत में क्या, अकार हो, ऐसा जातिवाचक शब्द जो है स्थित्व की विवक्षा में उससे क्या प्रत्यय होगा बच्चों, गीन प्रत्यय का विधान है। अब इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर उदाहरण इसका दिया है, इसमें देखिए उदाहरण दे, 3 उदाहरण इसमें बच्चों दिए हुए हैं, शारंग्रवी, वैदी और ब्राह्मणी। अब सबसे पहला उदाहरण इसमें लेते हैं शारंग्रवी का, देखिए यह है। अब यह इसमें जो उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, इसमें मूलतः शब्द क्या है, यहाँ पर शारंग्रव है। इस उदाहरण को लेते हैं, देखिए स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी कर देती हूँ मैं, आपको स्पष्ट दिखा दीजिए। यहाँ पर उदाहरण क्या है, शारंग्रव, और उसके बाद बच्चों इससे कौन सा प्रत्यय किया है, यहाँ गीन प्रत्यय, गीन है बच्चों, ये उंग नहीं है, गीन प्रत्यय, यहाँ से अभी गीन प्रत्यय। अब गीन का क्या शेष बचेगा बच्चों, ई, और जब इस व में ये ई जोड़ा जाएगा बच्चों तो ये पद बन जाएगा शारंग्रवी, यह बनेगा। यही इसमें ये उदाहरण दिया हुआ है। अब ये शारंग्रव शब्द क्या है, गण में पठित है, इस गण के अंदर आता है। अब इस गण में बच्चों कौन कौन से शब्द हैं, कौन से में, शारंग्रवादी जो गण है इसमें बच्चों शब्द जो है शारंग्रवादी गण में जैसे हैं कापटव है, गौगलव है, ब्राह्मण है, गौतम है, साथ ही बच्चे इसमें काम मंडले है, ब्रह्मकृति है, निश्चय है, निदेय, अशुकसाई है इसमें। और इससे आगे का भी आप जो गण सूत्र देखेंगे, जैसे जिसमें हम नारी शब्द इसमें बनेगा, वह भी बच्चों इसी गण के अंदर ही पठित है। तो इस गण में जो शब्द आए हैं उनसे गीन प्रत्यय होगा, साथ ही जो अयं प्रत्यांत है उनसे भी होगा। तो ये शारंग्रव जो इसमें शब्द है ये इसी गण में, इस गण का बल्कि प्रारंभिक शब्द है, तो इससे क्या है, गीन प्रत्यय इसमें किया गया। गीन का इसमें ई बच्चों जोड़ा जाएगा। अब इसमें जब हम इसका ई जोड़ेंगे बच्चों इसमें, तो यसेति जैसे क्या होगा, इस व के अ का अर्थात आकार का लोप हो जाएगा, जो भय संज्ञक आकार है उसका लोप हो जाएगा। लोप होने के पश्चात बच्चों जब इसमें ई जुड़ेगा तो यह पद क्या बन जाएगा, शारंग्रवी। इस तरह से बच्चों ये पद बनेगा। इसका जो ये वय है बच्चों, इस वय में से क्या हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा। यहाँ क्या शेष हो जाएगा, वय। यहाँ क्या होगा बच्चों, आकार का लोप हो जाएगा। तो ये वय कैसा रह जाएगा, आधा। इस वय में फिर हम इस ई को जोड़ेंगे। इस वय में बच्चों जब ये आधा रह जाएगा, इस वय के अंदर ये ई जुड़ जाएगा और फिर पद क्या बन जाएगा, शारंग्रवी। यही हमने इसमें सिद्ध करना था बच्चों, शारंग्रवी हो गया। अब इसके बाद आगे जो उदाहरण दे रहे हैं बच्चों वो क्या है, वैदी। अब बच्चों जो वैदी जो शब्द है बच्चों, इसमें क्या है, विद्य नामक व्यक्ति की क्या है, गोत्रपत्य क्या है, कन्या। तो इसका विदस्य गोत्रपत्यम स्त्री वैदी, विदस्य गोत्रपत्यम स्त्री क्या कहलाएगी, वैदी। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर ये जो इसमें क्या है, विद शब्द था बच्चों इसमें।
अब ये जो उदाहरण इसमें दिया हुआ है बच्चों, ये किसका है? ये अय प्रत्यांत का उदाहरण है। शर्ंगर का उदाहरण हमने ये देख लिया। इसके बाद ये जो अय प्रत्यांत वाला जो उदाहरण है बच्चों, वो वैदी है। इसमें ये मूलतः ये शब्द क्या है बच्चों, इस उदाहरण को मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ही हमने इसमें पहला उदाहरण कर लिया, ये पहला उदाहरण। इसके बाद ये दूसरा उदाहरण वैदी का, यहाँ देखते हैं। ये शब्द क्या है बच्चों? मूलतः विद, ये शब्द है बच्चों। अब इस विद शब्द से गोत्र प्रत्यय अर्थ में यहाँ अनिर्ष्यान नर्तये विदादिभ्यो अय, इस सूत्र से बच्चों यहाँ पर अय प्रत्यय हुआ। इसमें अय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अय प्रत्यय जुड़ने के कारण यहाँ पर आदि वृद्धि हुई और इसके द का जो अ है बच्चों, इस भय संज्ञक अ का लोप हुआ और उसके बाद में जो शब्द बना वो क्या था? वैद। इनसे क्या शब्द बना बच्चों? वैद, ये शब्द है। इस प्रकार से वैद शब्द निष्पन्न होता है। और वैद में क्या जोड़ा हुआ है बच्चों? अभी इस शब्द में वैद में ही गीन जोड़ा। गीन का क्या शेष बचेगा बच्चों? ई। अब इसमें जो ये वैद शब्द था, इसमें गीन का ई जोड़ेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा? वो वैदी। कैसे बच्चों? इसमें भय संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा। अब देखिए यह जो द है बच्चों, इसमें से ये भय संज्ञक आकार का लोप हो जाएगा। ये चीज हम ये से तीच है, इससे पहले भी हम इन सूत्र को कर चुके हैं। आकार का लोप हो जाएगा तो इसमें से द आधा रह जाएगा। यह द आधा हो गया। द आधा होने के बाद में जब इसमें हम ई जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा बच्चों? वैदी। यही हमने इसमें सिद्ध करना था। देखिए वैदी, ये। अब ये जो इसमें मैंने आपको ये प्रक्रिया क्यों बताई बच्चों? पहले क्योंकि ये अय प्रत्यांत शब्द है। अय प्रत्यांत शब्द होकर के ये वैद बना है। ये वैद शब्द कैसा है? वैद शब्द से हम गीन प्रत्यय कर रहे हैं। वैद शब्द कैसा है बच्चों? अय प्रत्यांत है। तो अय प्रत्यांत शब्द से गीन प्रत्यय का विधान है, इसलिए यहाँ गीन प्रत्यय किया गया और ये क्या बन गया बच्चों? वैदी हो गया। इस प्रकार से अब इसके बाद बच्चों इसमें जो उदाहरण आ रहा है ब्राह्मणी आ रहा है, तो इसके बाद देखिए ब्राह्मणी। अब ब्राह्मणी को देखते हैं। इसमें शब्द क्या है? मूलतः ये ब्राह्मण। ये बच्चों हमारा क्या था? दूसरा उदाहरण यहाँ से था। अब इसके बाद बच्चों हम इसमें तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण यहाँ कर लेते हैं। ये शब्द क्या है? देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर क्या था? ये देखिए यह शब्द है। ये मूलतः बच्चों क्या है? ब्राह्मण पद है। ये है बच्चों, ब्राह्मण में गीन प्रत्यय किया है और गीन का फिर ई शेष बच गया बच्चों। और जब इस अण का बच्चों क्या होगा? आकार का लोप हो जाएगा। भ संज्ञक है, वही जैसे थी जैसे बच्चों इसके आकार का लोप हो जाएगा। आकार का लोप होने के पश्चात इसमें जब हम ई जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी पद बन जाएगा बच्चों। यही हमने इसमें बनाना था। देखिए ये। अब यहाँ पर ये जो शब्द है बच्चों, ये कैसा है? जातिवाचक तो है ही ये, लेकिन यहाँ पर ये कैसा है? जातिवाचक तो है और साथ ही ये ब्राह्मण जो शब्द है वो किसके अंतर्गत पढ़ा गया बच्चों? इस गण में पढ़ा गया। शर्ंगर इत्यादि गण में पठित है ये शब्द। तो यहाँ पर बच्चों ये जो उदाहरण दिया है, इसमें तीसरा जो उदाहरण दिया है इसमें, ये देखिए यहाँ पहला और ये तीसरा, ये उदाहरण बच्चों शर्ंगर गण पाठ में पठित शब्दों के अंतर्गत हैं। और ये मध्य में जो दिया हुआ है वैदी, ये किसका है बच्चों? अय प्रत्यांत का उदाहरण है बच्चों। इसके बाद इसमें गण सूत्र दिया हुआ है। देखिए है नरी नरियोर वृदिश्च। स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ बच्चों ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए ये गण सूत्र है। इसमें यह गण सूत्र क्या कहता है? देखिए नरी और नर, इन दो जातिवाचक प्रातिपदिकों से, जातिवाचक शब्दों से परे यदि स्त्रीत्व की विवक्षा करनी है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों? गीन प्रत्यय। च का अर्थ यहाँ पर क्या है? गीन प्रत्यय। गीन प्रत्यय होगा। साथ ही यह क्या कह रहा है? यह है गण सूत्र वृदिश्च, अर्थात वृद्धि भी होगी। नरी को और नर को, इनको वृद्धि भी होगी इस गण सूत्र से, साथ ही गीन प्रत्यय का विधान भी होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रातिपदिक कौन कौन से? नरी और नर, इन दोनों से क्या होगा बच्चों? गीन, और साथ ही क्या हो जाएगा? गीन के साथ बच्चों वृद्धि।
यह जो गणसूत्र है बच्चों, यह नरी और नर इन दो जातिवाचक शब्दों से गीन प्रत्यय भी लगाएगा, अर्थात स्थितियों की विवक्षा में, और साथ ही बच्चों यह क्या वृद्धि भी करेगा, किसको, नरी को और नर को, इनको। नरी से बच्चों इसमें देखिए री को वृद्धि हो जाएगी, नार हो जाएगा, और इस नर से भी बच्चों नार बनेगा। उसके बाद जब हम इसमें गीन का ई जोड़ेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, इसमें नारी। नरी से भी इसमें नारी बनेगा, नर से भी बच्चों इसमें नारी बनेगा। तो अब देखते हैं इसके। अब इसमें मैं पहले आपको नरी से करके दिखा देती हूँ बच्चों। यहाँ ये नरी है बच्चों, देखिए नरी शब्द है, इसमें स्थितियों की विवक्षा में गीन प्रत्यय होगा। यहाँ देखिए इस गण सूत्र में मुख्यतः दो ही इसमें जातिवाचक प्रातिपदिक, एक नरी और एक नर, दो ही हैं। इन दोनों से ही बच्चों च अर्थात गीन प्रत्यय भी होगा और इन दोनों की वृद्धि भी होगी, और उसके पश्चात जो रूप बनेगा बच्चों में नारी होगा, चाहे नरी से हो चाहे नर से हो, बनेगा क्या इसमें, नारी। अब नरी में देखिए यहाँ गीन किया, अब गीन का क्या शेष बचेगा बच्चों, ई, आप ये जानती हैं। अब नरी जो है बच्चों इसमें क्या, ये री है, इसको वृद्धि हो जाएगी, नरी से क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ नार हो जाएगा। देखिए अब इस री को वृद्धि होगी, देखिए यहाँ इसको कर देते हैं, नरी को वृद्धि होकर के बच्चों क्या हो जाएगा, नार। कैसे होगी, देखिए ये इसमें जो बनेगा बच्चों नार, और इसके साथ बच्चों इस गीन का क्या जुड़ जाएगा, ई। अब यहाँ बच्चों इसमें ये जो वृद्धि हुई है, यहाँ क्या, ये री है, री को क्या हो गया, आर, री को आर हुआ है, तो यह उर्ण रपर सूत्र के सहयोग से बच्चों री को क्या हो गया, आर। किसके सहयोग से हुआ, उर्ण रपर के सहयोग से क्या हो गया बच्चों, री को आर, आर हो जाएगा इसमें। अब री को आर हो गया, वृद्धि होकर के यहाँ पर हो गया नार, और जब ये इसके साथ क्या, ई। अब बच्चों इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नारी। तो ये क्या बन गया बच्चों, नारी बन गया ये। अब इसमें एक हमने ये नरी का कर लिया, देखिए यह था। अब इसमें दूसरा जो दिया हुआ है नर, अब उससे और देख लेते हैं। अब देखिए यही कर देते हैं बच्चों इसको, दूसरा इसका है नर है। अब नर प्रातिपदिक से गीन प्रत्यय का विधान होगा। अब इसमें वृद्धि कैसे होगी, अब बच्चों इसमें यहाँ क्या है, जैसे री से क्या है, ये हो गया था नार, री को क्या हो गया था बच्चों, यहाँ पर आर हो गया था। इसी प्रकार से ये जो न में ए है बच्चों, इस ए को क्या हो जाएगा, आ, वृद्धि होकर के बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस न को ना हो जाएगा, र। यहाँ पर वृद्धि कौन सी हो रही है, अ को आ हो गया, लेकिन जब री होता है तो उसे आर हो जाता है उर्ण रप्र के सहयोग से। तो यहाँ पर ये नर से क्या बन गया बच्चों, नार। इसमें नर का ये जो बच्चों इसमें नर से क्या बना है, नार कैसे हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ क्या वृद्धि होगी। यह जो गणसूत्र है बच्चों, यह गीन प्रत्यय का विधान तो करेगा, साथ साथ क्या करेगा बच्चों, वृद्धि भी करेगा। यह अब आकार को वृद्धि हुई, क्या हो गया, आ हो गया। आ होने के पश्चात में यहाँ पर ये क्या बन गया बच्चों, नार। अब इस नार के साथ हमने गीन का क्या जोड़ना है, ई। अब यहाँ पर बच्चों अब इस नार में से बच्चों इस ए का अर्थात आकार का लोप हो जाएगा। किससे होगा बच्चों, ये सेतीचे सूत्र द्वारा। ये भयसंज्ञक है क्योंकि इससे परे क्या है बच्चों, ई है, तो ये भयसंज्ञक है, इस भयसंज्ञक आकार का लोप हो जाएगा ये सेतीचे सूत्र के द्वारा। यहाँ पर बच्चों ये क्या रह जाएगा, नार। इस रह में से जब अ चला जाएगा बच्चों तो ये नार रह जाएगा, और नार में जब हम ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, नारी। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, नरी से किया तो हमने नारी बन गया, नर से भी कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, नारी ही बन रहा है। तो यहाँ गीन प्रत्यय भी हो रहा है और साथ में क्या है, वृद्धि भी हो रही है। किसके कारण बच्चों के हैं, इस गण सूत्र के कारण। देखिए किसमें है ये शांग्रवाद अयंगीन, इस सूत्र के अंतर्गत ही दिया हुआ है। यह जो गण सूत्र है यह केवल नरी और नर इन दो जातिवाचक प्रातिपदिकों के लिए है। तो हमने इसमें देखा, इसका उदाहरण जो था नारी, यह सिद्ध हो गया है। अब बच्चों इसके बाद हम आगे का सूत्र देखते हैं कौन सा आ रहा है। अब देखिए बच्चों यह सूत्र जो है कौन सा प्रत्यय करेगा बच्चों, ती। ती प्रत्यय करने वाला सूत्र है, यह है यूनस्ती। अब यह सूत्र कौन सा प्रत्यय करेगा बच्चों, ती। किस शब्द से करेगा बच्चों, ये युवन शब्द से। यह जो सूत्र है केवल युवन शब्द के लिए बना है बच्चों,
इस युवन शब्द के लिए इस सूत्र को बनाया गया बच्चों, ती प्रत्यय का विधान करते हैं इसी सूत्र से। अर्थात ती प्रत्यय करने वाला यह अकेला ही क्या है, स्त्री प्रत्ययों में यह अकेला ही ऐसा सूत्र है जो ती प्रत्यय करता है। और साथ ही बच्चों इसमें आप देखेंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी का भी यह आखिरी सूत्र है बच्चों, अंतिम सूत्र है। और स्त्री प्रत्यय में भी बच्चों यह सबसे अंतिम सूत्र आ रहा है। अब देखिए इसमें इस अंतिम सूत्र में कौन सा प्रत्यय हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ती। ये देखिए ये ती इसमें प्रत्यय हो रहा है, देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, ती प्रत्यय होगा। अब किस शब्द से हो रहा है बच्चों, यहाँ ये युवन शब्द से। तो ये सूत्र क्या कर रहा है, यूनस्ती, अर्थात युवन शब्द से स्त्रीयाम अर्थात स्त्रीलिंग की विवक्षा हो, स्थितो करना हो तो वहां पर ती प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण दे रही युवती, यहाँ ये इसमें उदाहरण दिया हुआ है। अब बच्चों इसमें ये देखिए, ये इसको मैं आपको सिद्ध करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर इसमें यह शब्द क्या है, युवन, और इसके साथ प्रत्यय बच्चों क्या है, ती। क्योंकि ये सूत्र केवल युवन शब्द के लिए है, युवन शब्द से ये ती प्रत्यय कर रहा है, तो यहाँ ये युवन शब्द, इसके साथ हमने ती प्रत्यय किया। अब बच्चों इसमें इस न की यहाँ क्या है, न लोप प्रातिपदिकांत से, इससे इसके अंतिम नकार का लोप हो जाएगा। यहाँ किससे होगा बच्चों, ये न लोप है प्रातिपदिकांत से, इससे क्या हो जाएगा, इस न का लोप, इस न का लोप हो जाएगा बच्चों। तो यह क्या बच जाएगा, अब देखो यहाँ इसमें ये पद, इसमें क्या रह जाएगा बच्चों, युव रह जाएगा। इस नकार का तो लोप हो जाएगा, युव और यह ती। अब युव और ती को बच्चों जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर यह पद क्या बन जाएगा, युवती। यह पद बन जाएगा बच्चों इसमें। यहाँ अंतिम नकार का जब इसमें लोप हो गया, यह चला ही गया बच्चों इसमें, तो उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर ये युव और ये ती, ये बच गए बच्चों। यहाँ इनको जोड़ेंगे, उसके पश्चात बच्चों ये क्या बन जाएगा, युवती। अब यह जो युवती जो बच्चों इसमें शब्द बना है, अब इसमें प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लगाकर सकार को रुत्व और उसके पश्चात बच्चों रेफ और फिर रेफ को विसर्ग आदेश करने से यह क्या बन जाएगा, युवती। अर्थात इसके पीछे विसर्गे लग जाएंगे। प्रथमा के एक वचन में इसका रूप क्या हो जाएगा, विसर्गे लग जाएंगी। तो इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ ये क्या बन जाएगा, युवती, और प्रथमा एक वचन में यह विसर्गे लग करके इस प्रकार से रूप बन जाएगा युवती। यही हमने इसमें सिद्ध करना था बच्चों। यहाँ तो बच्चों यह इसमें अंतिम सूत्र था। यहाँ स्त्री प्रत्यय प्रकरण पूरा हो गया है और ती प्रत्यय करने वाला भी यह एक ही इसमें सूत्र है बच्चों। जिस तरह से चाप प्रत्यय करने वाला भी एक ही सूत्र है, सूर्यात देवता याम चाप है, इससे पहले हम कर चुके हैं। तो ती प्रत्यय करने वाला भी यह एक ही सूत्र है। तो यहाँ बच्चों स्त्री प्रत्यय प्रकरण हमारा समाप्त होता है। अस्तु, नमो नमः।